हेलो गाइस। सो आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे कंपनी के बारे में जो लिस्ट हुआ था अप्रैल 2021 में। और हाल ही का उनका लेटेस्ट शेयर प्राइस है अराउंड 400 के आसपास, 426। सो इन्होंने मोर देन 4-5x का रिटर्न्स दे दिया इन दिस 5 years। इफ वी सी उनका रेवेन्यू ग्रोथ, तो रेवेन्यू जब भी लिस्ट हुआ था तभी था 8573। एंड जो उन्होंने लेटेस्ट उनका Q4 का रिजल्ट डाला है उसमें उन्होंने 64% का क्वार्टरली ग्रोथ लिया है और ईयर ऑन ईयर का 42% का ग्रोथ लिया है, विच इज अराउंड 35,000 करोड़। तो ये 8,500 से 35,100 करोड़ का उनका जर्नी बहुत ही एक मैसिव ग्रोथ ट्रिगर है। और यहाँ पर इफ यू सी उनका ग्रोथ कैसा है, 26, 30, 31, 35। और मार्जिन्स तो बहुत ज़्यादा स्टेबल है डिस्पाइट्स ऑफ रॉ मटेरियल्स वॉलेटिलिटी। और उनका डेप्ट है, बट इफ यू सी कि डेप्ट भी वो एक रीजन है, मैं उसका भी गाइडेंस दूंगा कि ये डेप्ट इतना क्यों है, तभी भी उसको इतना हायर वैल्यूएशन क्यों मिल रहा है। इससे उनका वैल्यूएशन भी बहुत अच्छा है। अगर आपने ये कंपनी देखा है, ये पढ़ा है, तो आपको अभी तक समझ में आ चुका होगा। तो हम बात कर रहे हैं कल्याण ज्वेलर्स के रिलेटेड। सो ये कल्याण ज्वेलर्स का जो भी है बिजनेस, इफ यू सी कि उसका ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा है, मैसिव 30, 40, 30, 35% के ग्रोथ से है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि उनका बिजनेस मॉडल कैसा है, उनका उनका आगे का गाइडेंस कैसा है, उनका हिस्ट्री कैसा था, उनका मैनेजमेंट कैसा है। वी विल डिस्कस एवरीथिंग इन डिटेल। सो लेट्स बिगिन। सो इफ यू सी करंट market cap is around 44,683 and current share price is around 427, और high low में भी if you can see 618 and 348 था। सो नाउ अभी क्या होता है कि यहाँ पर वो लो के आसपास ही है, सो वी कैन सी कि उनका थोड़ा वैल्यूएशन थोड़ा कम हो गया है, विच इज़ वेरी गुड अगर वैल्यूएशन कम हुआ है तो। बट पी 38 का है, यानी वो 1 रुपया कमाने के लिए हम 38 रुपीज दे रहे हैं। सो इफ यू सी हिस्टोरिकली उनका पी कितना होता था, दिसंबर में आई थिंक 100 के भी ऊपर चला गया था। एवरेज है 47.7 ऑफ 5 years। सो एवरेज पी से नीचे आर ओ सी 15 और 16 है। मुझे ये थोड़ा कम लग रहा है, इससे थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता था। और डेप्ट का भी हम विल अंडरस्टैंड कि ये डेप्ट एक्चुअल में होता क्या है। नाउ पेग रेशियो 0.81 से जितना कम रहेगा उतना वो अंडर वैल्यूड होता है, बिकॉज पेग रेशियो मीन्स पी रेशियो अपन ईपीएस ग्रोथ रेट। तो इनका तो अभी तो ठीक है, शेयर प्राइस में इतना ग्रोथ नहीं है। ये नहीं है क्योंकि थोड़ा यहाँ पर डिक्रीज भी आया है उनका हाई से। नाउ if you see price to sales is 1.39 and price to book is 8.25। मतलब आगे का उनका गाइडेंस की वजह से आई थिंक उसको ज़्यादा प्राइस टू बुक मिल रहा है। वी विल अंडरस्टैंड कि कैसा है। और स्टॉक प्राइस का भी इफ यू सी कि अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पर मिला है। सो पहले तो देखते हैं उनका मैनेजमेंट का कैसा था। सो हिस्टोरिकली जो उनके ग्रैंडफादर थे उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था ऑफ टेक्सटाइल, तो इनका नाम था टीएस कल्याण रामा अय्यर। तो इन्होंने टेक्सटाइल का बिजनेस स्टार्ट किया था, उनको इसमें अंडरस्टैंडिंग था। उन्होंने काफ़ी ग्रो किया, रिटेल आउटलेट वगैरह उनका चालू किया। शोरूम मतलब आई थिंक जो भी शोरूम्स होते हैं रिटेल क्लोथिंग शर्ट वगैरह ये सब से दे हैव स्टार्टेड। उसके बाद उनके फादर टीके सीतारामा, उन्होंने उनका जो भी बिजनेस है वो एक्सपैंड किया। उनके 5 लड़के थे, तो 5 लड़के थे तो सबको ये टेक्सटाइल का बिजनेस डिवाइड होके मिल गया ना। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो जब टी एस कल्याण रमन को मिला बिजनेस, उनके पास टेक्सटाइल का बिजनेस उनको मिल गया। बट उनको थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन भी करना था। अभी टेक्सटाइल में कर तो नहीं सकते बिकॉज उनके ऑलरेडी 4 भाई है, उनके साथ कैसे कंपटीशन करेंगे, वो भी सेम एरिया में। सो व्हाट दे थॉट कि उनके कस्टमर तो उनको पूछते ही है कि आप क्लोथिंग तो देते हो, आप टेक्सटाइल का बिजनेस तो करते हो, अगर हमको ज्वेलरी के लिए बाहर जाना पड़ता है, अगर वो भी आप दे दो तो वो बहुत ही अच्छा होगा, हम हमें एक ही जगह पे सब मिल जाएगा। तो उन्होंने ये सोच के थोड़ा मार्केट रिसर्च किया और उसके बाद उन्होंने उनका फर्स्ट शोरूम स्टार्ट किया त्रिशूर केरला से। तो केरला से ही पूरा उनका बेबी हेडक्वार्टर भी वहां पर ही और वहां से ही एक्सपेंशन हुआ। सो मेन पॉइंट इज कि वहां पर जब स्टार्ट किया है अभी भी उनका वहां पर ही बेस है, वहां से पूरा इंडिया का ऑपरेशंस दे हैंडल वेरी केयरफुली। तो वहां पर उन्होंने फर्स्ट शोरूम लॉन्च किया, तो वहां पर उनका जो डिमांड था एरिया में बहुत अच्छा मिलना चालू हुआ। तो सो दे एक्सपैंडेड इन अदर रीजन्स ऑल्सो, थोड़ा अदर
जो भी उनका एरिया था वहाँ पर किया, और उसके बाद उनका ग्रोथ फेज चालू हो गया। नाउ दिस इज द फोर्थ जनरेशन एंटरप्रेन्योर, राजेश कल्याण रमन और रमेश कल्याण रमन अभी यही पूरा बिजनेस संभालते हैं। जो कल्याण रमन है टीएस, अभी वो चेयरमैन एमिरेटस है, और डायरेक्टर जो है राजेश कल्याण रमन और रमेश कल्याण रमन है। तो ये जब भी हुए उसके बाद उन्होंने 14 में रेस्ट किया फ्रॉम प्राइवेट इक्विटी। उसके बाद 21 में उन्होंने आईपीओ लॉन्च किया, एंड अभी दिसंबर में उनके टोटल शोरूम्स थे 469, और इसमें यूएस, यूके एंड मिडिल ईस्ट भी ऐड है। तो यही इनका एक था। थोड़ा हिस्ट्री इफ यू सी कि 1993 पहले भी बिजनेस करते थे, बट 1993 में उन्होंने ज्वेलरी में एंट्री किया त्रिशूर से। फिर उसके बाद आउटसाइड केरला किया तमिलनाडु। फिर उसके बाद तेलंगाना, कर्नाटका ओपन आउटसाइड साउथ इंडिया, गुजरात में ओपन किया। अभी ये इसका भी एक अलग स्टोरी है। यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर थे अमिताभ बच्चन। तो सबको मालूम है कि नॉर्थ में उनका बहुत ज़्यादा पकड़ है। नॉर्थ में पब्लिक उनको, सबको मालूम है अमिताभ बच्चन कौन है। तो उनका जितना भी अहमदाबाद के जितना भी स्टोर्स थे उसमें इन्वेंट्रीज थे, उससे ज़्यादा फीस चार्ज किया था अमिताभ जी ने। तो ये ऐसा उनका जो कल्याण ज्वेलर है उनका स्ट्रेटजी होता है। जहाँ पर भी न्यू एरिया में जाएंगे वहाँ का जो भी सेलिब्रिटी होगा उसको साइन कर लेंगे, और उसके बाद ही वो दे विल इनॉग्रेट देयर शोरूम्स, ताकि लोकल जो भी पब्लिक हो उसको मालूम पड़ सके कि यहाँ पर कौन उनका ब्रांड एम्बेसडर है, उनको मालूम पड़े कि ये स्टोर है, इन्होंने ये जो सेलिब्रिटी उसको बुलाया था। तो थोड़ा एक 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 ब्रांड स्ट्रैटेजी के जैसे ये प्ले करते हैं। उसके बाद मिडिल ईस्ट में भी उन्होंने एंट्री किया। 14 को उनको वॉरबक पिनाकस ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी फर्म से उनको इन्वेस्टमेंट मिला, और इसके साथ उन्होंने दिल्ली में एंट्री किया। फिर ओडिशा, फिर राजस्थान, और वेबसाइट भी उन्होंने चालू किया 16 में। यहाँ पर फिर से 17 में उनको इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट मिला सेम सेम फर्म से। सो वो करने के बाद ही उन्हें कैंडायर जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था वो बाय किया। अभी कैंडायर तो बहुत ही बड़ा है, 118 शोरूम्स है। पहले तो ऑनलाइन ही था, अभी ऑनलाइन ऑफलाइन ओमनी चैनल प्रेजेंस है। सो नॉर्थ ईस्ट में भी आसाम, छत्तीसगढ़, झारखंड मार्केट में एंट्री किया, बिहार में किया। और ये जब भी एंट्री कर रहे हैं हर कोई सेलिब्रिटीज को वो साइन कर लेते। 21 में एनएससी में वो आईपीओ से पैसा रेज किया, और उसके बाद फ्रेंचाइजी का भी उनको बिजनेस मॉडल में थोड़ा सा इंटरेस्ट आया कि वहां पर बिना किसी इन्वेस्टमेंट के दे कैन इंक्रीज देयर रेवेन्यूज, दे कैन इंक्रीज देयर मार्जिन, उनका ब्रांड प्रेजेंस और बढ़ा सकते हैं। तो उन्होंने फ्रेंचाइजी का चालू किया 2022 में। फर्स्ट वाज इन औरंगाबाद। सो यहाँ पर से अपॉइंटेड एन इंडिपेंडेंट चेयरमैन टू द बोर्ड विनोद राय, एंड नॉन हैज अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अभी Q3 में उनका कैसा था, 318 कल्याण शोरूम्स, उसमें से 195 फोको एंड 110 कल्याण कैंडायर शोरूम्स, 68 फोको इन इंडिया, 38 कल्याण शोरूम्स फोको, 4 फोकोज में से इन द मिडल ईस्ट, 2 कल्याण शोरूम्स इन द यूएसए एंड 1 फोको इन यूएस। सो इनका ऐसा गाइडेंस था। नाउ 32 ईयर्स का उनका पूरा जो देखा जाए तो अ, उनका एक्सपीरियंस है। और 28 शोरूम्स इन इंडिया इंक्लूडिंग कैंडायर, 38 इन मिडिल ईस्ट, 2 इन यूएसए, 1 इन यूके, और 7 कंट्रीज में है। अभी ये कल्याण ग्रास रूट क्या होता है, तो ये तो सारे बड़े शोरूम्स है जिसका 2000, 3000, 4000, एक शोरूम तो उनका 40,000 स्क्वायर फुट का भी है। तो ये जो कल्याण ग्रास रूट है ये बहुत छोटे शोरूम्स होते हैं। इफ यू सी 400 स्क्वायर फीट या फिर 500 स्क्वायर फीट, तो वहाँ पर जो लोकल रूरल एरियाज में वहाँ पर ये सेटअप करते हैं। और उसके बाद जो भी लोकल को कुछ अगर ज्वेलरी का रहेगा, जिनको ऑर्गेनाइज्ड ज्वेलर से लेना है, तो वहाँ पर आते हैं। वहाँ पर ज़्यादा सेटअप नहीं होता है, वहाँ पर कैटलॉग होता है, वहाँ पर स्कीम बेस होता है, या फिर जो भी मेन शोरूम है वहाँ पर कस्टमर का फुटफॉल ड्राइव करने के लिए यहाँ से कस्टमर भेजते हैं। तो वहाँ से उनको स्कीम का रेवेन्यू जनरेशन होता है, और वहाँ से कैटलॉग भी देख लेते हैं। तो ऐसा उनको रेवेन्यू जनरेशन करंटली इफ यू सी 18-20% इससे भी आ रहा है। एम्प्लॉयज़ 15,000 से ज़्यादा है उनके। अभी देखे जाए तो पूरा सिस्टम एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है। या 15,000 एम्प्लॉयज़ को मैनेज कर रहे हैं। एक छोटे से उन्होंने त्रिशूर से चालू किया था, अभी पैन इंडिया है ना।
मैं हमेशा इंडस्ट्री को भी बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ। इफ यू सी कि इंडस्ट्री में यहाँ पर 2000 में 5% थे ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर एंड नाउ इट्स 25%। सो यहाँ पर एक मैसिव शिफ्ट आया है। आगे जाके ये 30 तक 50% हो जाएंगे ऑर्गेनाइज्ड। और हैज़ बीन नो कि जो भी ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स है, टाइटन हो, कल्याण, पीएनजी, पीसी या फिर सेनको, ब्लू स्टोन, जोयल कुलास, ये सारों को मार्केट मिल जाएगा। रिलायंस ज्वेल भी है इसमें। मेजर डोमिनेंस है वेडिंग ज्वेलरीज का, जो भी ब्राइडल वेयर्स होता है उसमें अलग अलग रह सकता है। इफ यू सी कि मंगलसूत्र हो, इयरिंग्स हो, बैंगल्स हो, ये सारा वेडिंग ज्वेलरीज हो सकता है। डेली वेयर्स का 30% है, जो भी वर्किंग वुमेन है वो, और फैशन वेयर भी सेम 10% है। सेकेंड लार्जेस्ट गोल्ड मार्केट इन द वर्ल्ड इंडिया है। एंड 70% ऑफ गोल्ड ज्वेलरी आउट ऑफ द टोटल गोल्ड डिमांड यहाँ पर है। तो अभी यहाँ पर कैसा है कि एक गोल्ड ज्वेलरी का जो बाइफरकेशन है वो अर्बन से आता है 40% रेवेन्यूज टोटल इंडस्ट्री साइज का, और रूरल से आता है 60%। सो ये क्यों? बिकॉज रूरल में अभी भी ज़्यादा पॉपुलेशन रहता है और रूरल का रेवेन्यू डिपेंड करता है मानसून पे, बिकॉज दे आर गेटिंग मेजोरिटी ऑफ देयर रेवेन्यू फ्रॉम एग्रीकल्चर। सो एग्रीकल्चर का जब भी खारिफ सीजन हो जाता है, जो रेवेन्यू जो क्रॉप्स होता है बेस्ड ऑन रेनी सीजन, तो उसको खारिफ बोलते हैं। तो ये खारिफ सीजन कल्टीवेशन वगैरह हो जाता है अक्टूबर दिसंबर तक, सब बेच के दे कीप सम मनी फॉर देयर इन्वेस्टमेंट, जो भी अगले साल के सीड्स के लिए करना है वो, और उसके साथ ही खुद का एक्सपेंसेस मैनेज करते हैं एंड उसके साथ ही इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा भी बचता है। तो वो व्हाट दे डू, दो मेजर इन्वेस्टमेंट है जो भी रूरल में रहते हैं उनके लिए, एक तो लैंड या फिर गोल्ड। अभी लैंड तो 10-15 साल में एक बार लेते रहेंगे क्योंकि इट रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। बट गोल्ड है, थोड़ा थोड़ा भी ले सकते हैं, 5 ग्राम हो, 10 ग्राम हो, तो वो नवंबर दिसंबर जनवरी में बहुत अच्छे से लेते हैं। खारीफ ये सीजन है, और जो नॉन रेनी सीजन क्रॉप्स रहते हैं उसको रबी सीजन बोलते हैं, तो वहां पर भी आ सकता है कि उसी अक्षय तृतीया को भी इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है, और गुड़ी पाड़वा को होता है, तो वहां पर रबी सीजन का पैसा मिल जाता है, तो फार्मर्स तभी इन्वेस्ट करते हैं। इफ यू सी कंट्रीब्यूशन, जो रीजन वाइज है, नॉर्थ कंट्रीब्यूट 20%, ईस्ट 15%। नॉर्थ यानी जो भी बिहार साइड है या फिर दिल्ली। ईस्ट यानी देखा जाए तो हमारा बंगाल, ये सब है। साउथ केरला एंड वेस्ट मुंबई, गुजरात, ये सब। सो ज़्यादा आता है साउथ से 40% कंट्रीब्यूशन आता है। बट साउथ में स्टडड ज्वेलरी कम रहता है, तो जो भी साउथ में प्लेयर्स है उनका रेवेन्यूज तो ज़्यादा होगा, बट उनका मार्जिन कम हो सकता है बिकॉज ऑफ लो स्टडड रेशियो। इफ यू सी, ये ठीक है। अलग अलग उनका भी ये उन्होंने दिखाया है कि दे आर पैन इंडिया प्लेयर, उनके अलग अलग जगह पे बहुत सारे ब्रांचेस है, 469 टोटल ब्रांचेस। एंड ये एक थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इतने सारे उनके ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। विद इन 4 years दे हैव इन्वेस्टेड अराउंड 300 करोड़, 1300 करोड़, वो भी नेशनल ब्रांड एम्बेसडर्स। इफ यू सी अमिताभ बच्चन, कटरीना कैफ, जया बच्चन, श्वेता नंदा एंड जानवी कपूर, कीर्ति सालोन। रीजनल प्लेयर कौन कौन है? प्रभु गणेशम है, नागार्जुन, शिवराज कुमार, कल्याणी। रीजनल इन्फ्लुएंसर पूजा सावंत इन महाराष्ट्र, रीता भारी चक्रवर्ती इन वेस्ट बंगाल, और किंजल राजप्रिया इन गुजरात। तो अलग अलग ब्रांड में बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। लोकलाइज्ड उनका हाइपर लोकल ज्वेलर मतलब क्या होता है? अगर महाराष्ट्र में कर रहे हैं तो महाराष्ट्र का कल्चर समझेंगे और उस हिसाब से दे विल कीप देयर ज्वेलरीज। गुजरात में जा रहे हैं तो वो जैसा, जैसे कि महाराष्ट्र में ठूशी होता है, अपर नॉर्थ साइड में कुंदन जड़ाऊ होता है, साउथ साइड में ज़्यादा हैवी ज्वेलरीज होता है। तो ऐसा जब भी जैसा जैसा स्टेट में जाएंगे उस टाइप का ज्वेलरी दे विल इंट्रोड्यूस। ये हाइपर लोकल का बता दिया, ग्रास रूट नेटवर्क का भी मैंने बता दिया कि वो कैसे होता है। यहाँ पर ब्रांड, उनका ब्रांड इफ यू सी अलग अलग ब्रांड्स है। लाइक वेडिंग ज्वेलरी के लिए मुहूर्त है, एस्पिरेशनल ज्वेलरी, अलग अलग ज्वेलरी हो, मेड टू हाई हैंड का हो तो उसके लिए मुद्रा है। और वैल्यू कॉन्शियस जिसको थोड़ा अफोर्डेबल चाहिए उसके लिए ऐश्वर्यम है। स्टडड रेशियो जिसमें डायमंड, जिसमें अलग अलग जेम स्टोन हो, जिसमें कुंदन जड़ाऊ ये सब का हो, तो उसके लिए निमाह, तेजस्वी, जिया, हेरा है। वेडिंग टू मिड एंड हाई एंड कस्टमर दोनों के लिए।
यहाँ पर भी उसके अलग अलग आई थिंक 4 5 6 12 प्लस ब्रांड्स है इसमें, लाया, तेजस्विनी, लीला, रंग, ब्राइडल। मुहूर्त का मुझे देखना पड़ेगा कि उनका कितना रेवेन्यूज आ रहा है, क्योंकि ज्यादातर रेवेन्यूज इंडस्ट्री का सबसे ब्राइडल वेयर से ही आता है। सो ब्राइडल वेयर से देखना पड़ेगा। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है बिकॉज अभी इफ यू सी कि ये जो फाउंडर मेंबर थे जिन्होंने ये पूरा बिजनेस सेटअप किया, टीएस कल्याण रमन, who has 49 years of retail experience और 32 years in retail ज्वेलरीज। तो ये स्टार्टिंग से ही है। और उनके दो लड़के रमेश और राजेश, उनको भी 24 एंड 26 ईयर्स का रेवेन्यू है। भी इनका जो भी सीईओ सीएफओ है वो प्रोफेशनल है, वो ऐसे सब नहीं कि सब फैमिली मेंबर्स को ऐड कर दे। तो जो सीईओ है दे आर प्रोफेशनल। इफ यू सी संजय रघुरामन, सी सीईओ, ये सीए और CWA है। 13 years of experience in कल्याण प्लस 17 years prior experience in retail and financial services। और CFO मिस्टर वी स्वामीनाथन, तो उनको भी आई थिंक बहुत अच्छा 30 plus years of experience है इन फाइनेंस। नाउ ये उन्होंने ग्रोथ ट्रैजेक्टरी दिया था कि कैसा, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। ये इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में बहुत ज़्यादा इन डेप्थ में एनालिसिस होता है, उनका पूरा डिटेल्स होता है। तो ये एक कंपैरिजन दिया है FY20 का FY25 से। रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पर बहुत अच्छा हुआ है, मार्जिन में डिक्रीज आया है बट एब्सोल्यूट मार्जिन में इंक्रीज आया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ एब्सोल्यूट मार्जिन में इंक्रीज आया है बिकॉज आई थिंक उनका ROC देखते हैं, ROC में इम्प्रूवमेंट है बिकॉज एब्सोल्यूट मार्जिन में इंक्रीज है। जब भी ROC बढ़ रहा है तो अगर मार्जिन डिक्रीज हुआ तभी भी उनका प्रॉफिट अच्छा बढ़ेगा बिकॉज कैपिटल अच्छे से यूज कर पा रहे हैं वो। तो ऐसा है। यहाँ पर उन्होंने फ्रेंचाइजी बिजनेस का भी दिया है अंडरस्टैंडिंग की। फ्रेंचाइजी का उन्होंने लॉन्च 2022 में किया था। अभी फोको में कल्याण के 195 ज्वेलर्स शोरूम्स है और FY25 में 89 और ऐड करेंगे। तो ये एक अच्छा उनका ग्रोथ गाइडेंस है। टोटल उनका 80 90 ऐसे ही ग्रोथ गाइडेंस रहता है। और कैंडार में भी थोड़ा ग्रोथ करेंगे। ऊपर से फॉरेन कंट्रीज में इफ यू सी ये 7 8 वहाँ से भी ऐड करेंगे। ये करने के लिए अराउंड 400 500 करोड़ का कैपेक्स तो लगेगा ही। सो लॉन्च फोको इन FY24। और अभी जो है 68 फोको शोरूम्स है। और FY25 में ये ठीक है। अभी ये यूजिंग FCF टू जनरेशन टू पे डाउन डेप्ट एंड रिवॉर्ड। अभी जितना भी हो रहा है 40 50% एक तो प्रॉफिट जनरेशन जो हो रहा है वो डेप्ट कम करेंगे और इन्वेस्टमेंट करेंगे न्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज। जहाँ पर भी लग रहा है वहां पर करेंगे, डेप्ट करेंगे रिड्यूस और एक्सपेंशन करेंगे। और यहाँ पर जो 646 करोड़ का वर्किंग कैपिटल था वो पे कर दिया है 2 साल में, और डिविडेंड भी दे दिया है FY25 में, पे आउट ऑफ एक्सेस 20%। अब ये एक उनका आगे का गाइडेंस है, ये देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। FY25 में कितना उनका टोटल जो है, यहाँ पर कल्याण के शोरूम से 362, इंटरनेशनल में 43 और कैंडायर के 153 और न्यू रीजनल ब्रांड 5। सो ये रीजनल ब्रांड मतलब एक महाराष्ट्र में या फिर अलग स्टेट में कोई तो रीजनल ब्रांड बनाएंगे। ग्रॉस मेटल लोन इज अराउंड 1200 करोड़ और नॉन मेटल लोन इज बहुत कम 400 करोड़। तो ये जो लोन का पार्ट मैं बोल रहा हूँ वो ग्रॉस मेटल लोन होता है, इसका इंटरेस्ट बहुत कम होता है, 4 to 5% ही होता है बिकॉज बहुत कम टाइम में पे करना होता है। और जो GML होता है वो गोल्ड लेते हैं और गोल्ड ही देते हैं, ऐसा कैश का कुछ लेन देन नहीं होता है उसमें। तो यहाँ पर रिलीज एक उनका रियल एस्टेट भी है, वो भी बेचने का सोच रहे, 200 करोड़ वहां से भी आएंगे। तो वो एक हो सकता है। नाउ ये आता है इम्पोर्टेंट पॉइंट, FY27 में 446 कल्याण के शोरूम्स हो जाएंगे। इंटरनेशनल में 49, कैंडायर 253, कैंडायर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आएगा और न्यू ब्रांड का भी 10 कर देंगे। और ग्रॉस मेटल लोन तो उतना ही रहेगा गोल्ड मेटल लोन, बट नॉन गोल्ड मेटल लोन कम कर देंगे। तो ये एक बेनिफिशियल हो सकता है कि आगे जाके फिर ज़्यादा उनको
ग्रॉस मेटल गोल्ड मेटल लोन ही होगा। रेवेन्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज है। शोरूम्स 20-26% से इंक्रीज हुआ है। अभी नॉन साउथ का रेवेन्यूज ज़्यादा बढ़ रहा है क्योंकि साउथ पहले फोकस करते थे, अभी नॉर्थ नॉन साउथ भी बढ़ रहा है, तो ये भी एक अच्छा ट्रेंड हो सकता है। ये तो बाकी ठीक है। EBITDA मार्जिन्स बस FY 25 में थोड़ा रिडक्शन आया था, और वो भी अभी TTM बेसिस पे इम्प्रूवमेंट हुआ है। ROC ROE का ट्रेंड जो है अपवर्ड है, तो ये है। नाउ इनका इनका कोई भी बिजनेस हो, कोई भी अलग बिजनेस है, उसमें ग्रोथ रेट देखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनका ग्रोथ इफ यू सी कि जो भी 10-11 क्वार्टर्स है, 20% 30% से ज़्यादा ये वो ही मेंटेन कर रहे हैं। तो इतना बड़ा बेस से, इतना बड़ा मार्केट कैप, 35,000 करोड़ रेवेन्यू से अगर इतना अच्छा वो मेंटेन कर रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है कंपेयर टू अदर प्लेयर्स। जैसे कि PNG, उनका थोड़ा कम बेस है, बट वो भी 25% का ही गाइडेंस दे रहे हैं। नाउ टाइटन ऑल्सो 11-12% का ही गाइडेंस देता है। सो अभी क्या हो सकता है, ये तो एक एजुकेशनल वीडियो है, तो ऐसा कुछ ये यहाँ पर रिकमेंडेशन तो नहीं है। तो आगे जाके जो इनका 44,000 करोड़ का मार्केट कैप है, वो 4-5 ईयर्स में अगर 1 लाख करोड़ का हो जाए, तो यहाँ से वी कैन सी कि स्टॉक प्राइस में भी बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन आ जाएगा बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग। और टाइटन पहले ही बड़ा बेस है 3-4 लाख करोड़ का, वो 10 लाख करोड़ तक हो गया। थोड़ा इसमें ब्रांड पावर तो है, बट इसका बेस ज़्यादा होने के बावजूद इसमें ग्रोथ भी बहुत अच्छा है। और ये मार्जिन स्टेबल रख पा रहे हैं बिकॉज ऑफ गोल्ड मेटल लोन। कि कितना भी हो, वॉलेटिलिटी पूरा हेज है, तो हेज होने के वजह से इफ यू सी कि ज़्यादा उनका वॉलेटाइल नहीं होता इंटरेस्ट रेट। गोल्ड मेटल लोन की वजह से डिप्रिसिएशन भी ठीक है। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर इसका बहुत ही ज़्यादा है। इफ यू सी कि 2,800 और मोर देन 10x से ज़्यादा है, 9-10x का है। तो अ, आगे जाके इसका ग्रोथ मेंटेन रहेगा 30-35%। बस वैल्यूएशन थोड़ा ज़्यादा है, तो ऐसे मल्टी बैगर रिटर्न्स वी कैनॉट एक्सपेक्ट। बट यहाँ से 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप तो होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है इन अराउंड 3-4 ईयर्स का गाइडेंस। तो इफ़ यू सी कि इनका ROE कम है और रेवेन्यू सेल्स ग्रोथ ज़्यादा है, तो उनका कैश उनको कहाँ से भी रेस करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा फिलहाल, तो बिकॉज दे आर जनरेटिंग गुड अमाउंट ऑफ कैश। रिजर्व्स भी अच्छा है और ज़्यादा। इफ यू सी, ये देखो, ये शॉर्ट टर्म में गोल्ड मेटल लोन ही ज़्यादा है, और यहाँ पर लीज लाइबिलिटीज क्योंकि एफओ फोको बिजनेस मॉडल कर रहे हैं, तो यहाँ पर इफ यू सी कि यहाँ पर थोड़ा इम्प्रूवमेंट है, आगे जाके भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट है। और इन्वेंट्रीज तो बढ़ेगा ही बिकॉज इतने सारे न्यू ब्रांचेस ऐड कर रहे हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स तो ठीक ठाक ही है, इतना ज़्यादा नहीं। कैश कैश इक्विवेलेंट कम हो गया, लोन्स एडवांस ठीक है। कैश फ्लोज बहुत अच्छा है। और यहाँ पर यू कैन सी कैपेक्स, तो 300-400 करोड़ 500 करोड़ का कैपेक्स हर साल लगेगा टू मैनेज दिस ग्रोथ। सो कितना, 500 करोड़ का कैपेक्स से हाउ मच दे आर जनरेटिंग, 35,000 करोड़ का रेवेन्यू आया, और 25 मतलब 10,000 करोड़। सो 500 करोड़ इन्वेस्ट करके 10,000 करोड़ एक्स्ट्रा दे आर एबल टू जनरेट। बहुत ही अच्छा है, एसेट टर्न्स होने का चांसेस है यहाँ पर। और डेप प्रीपेमेंट भी कर रहे हैं, तो यू कैन सी कि ये रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स और रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब 300 करोड़ तो दे रहे, 300 करोड़ से ज़्यादा, और 120 करोड़ का डिविडेंड भी दे रहे। डिविडेंड भी देंगे और डेप्ट पेमेंट पेमेंट भी करेंगे और कैपेक्स भी करेंगे। फ्री कैश फ्लो भी बहुत अच्छा जनरेट हो रहा है, तो ये सब रिजर्व में ऐड होगा। और CFO अपन EBITDA, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। 91 116 इन्वेस्टर्स को यही देखना चाहिए कि कैसा इसका कैश फ्लो है, मतलब जितना वो सेल्स कर रहे, EBITDA जनरेट कर रहे, उसके कंपैरिजन में कैश फ्लो तो जनरेट कर पा रहे हैं कि नहीं। नाउ इफ यू सी डेप्टर्स, डेप्टर्स तो इतना ही रहता है रिटेल बिजनेस में, तो ये एक अच्छा है। इन्वेंट्री कम हो रहा है। नाउ इन्वेंट्री इसमें यहाँ पर ROC में इम्प्रूवमेंट है, वो क्यों हो रहा है? इफ यू सी इन्वेंट्री डेज कम हो रहा है। एक तो ROC का इम्प्रूवमेंट मार्जिन साइड से होगा कि मार्जिन इम्प्रूवमेंट हुआ है, बट इनका मार्जिन तो कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है, सो इट्स बिकॉज ऑफ इन्वेंट्रीज, वो डेज कम हो गया है और डेज पेबल्स भी बढ़ गया है। सो कैश कन्वर्जन साइकिल में इम्प्रूवमेंट आया, which directly caused the improvement in ROC। सो ये एक अच्छी बात है। एंड यहाँ पर मैंने एक
एक शीट भी रखा है, इफ यू सी कि कल्याण के जो शोरूम्स है वो 80-90 हर साल में बढ़ा रहे, तो मैसिवली ग्रोथ कर रहे। 80-90 इफ यू सी कितना है, मोर देन 15% का वो ग्रोथ आ रहा है, इफ यू सी 10-15% का। और सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ से भी 25-30% वहां से आ रहा है, तो ऐसा उनको 30% का ग्रोथ रेट आ रहा है। और ये दिसंबर में इफ यू सी टोटल यहाँ पर 27-21% ये, और 10%, 10-15% वहां से एक्सपेंशन से। शोरूम्स भी अभी यहाँ पर बहुत इंक्रीज कर रहे हैं। नॉन साउथ जो है 58%, ये दिसंबर का गाइडेंस है। तो और प्रमोटर्स का अभी भी अच्छा स्टेक है कंपनी में, तो यही है कि प्रमोटर्स का अच्छा स्टेक होने का रीज़न कि दे बिलीव देयर बिजनेस विल ग्रो एट अ गुड रेट, इतना अच्छे से ग्रो कर रहे। एफ आई एल्स अभी नुमोरा है, नुमोरा, मोतीलाल ओसवाल भी है, फ्रैंकलिन स्टाइन, फ्रैंकलिन इंडिया भी है, फ्रैंकलिन इंडिया, फ्रैंकलिन स्टाइन बोल दिया, सॉरी। आई थिंक प्रमोटर ने यहाँ पर बाइंग भी किया है, हाँ। तो यहाँ पर इन्होंने 40 करोड़ का ये फेब में बाइंग किया है, तो ये भी एक अच्छा एक आइडिया हो सकता है। अभी पर हमने ये देखा, एक गाइडेंस देखते कि क्या Q3 में बताया था। सो Q3 में डिमांड मोमेंटम वाज वेरी गुड डिस्पाइट ऑफ दिस रॉ मटेरियल्स वॉलेटिलिटी, उनका डिमांड अच्छा था। सो कैंडा जो था वो अब भी पैट पॉजिटिव हुआ है, अलॉन्ग विद द 144% रेवेन्यू ग्रोथ इन Q3, और 9 मंथ्स का 117, इतना मैसिव ग्रोथ, ऊपर से पैट पॉजिटिव, तो ये बहुत ही बेनिफिशियल था कंपनी के लिए। सो मार्जिन स्ट्रक्चर इम्प्रूव होने का, मार्जिन इम्प्रूवमेंट होने का यहाँ पर उन्होंने रीजंस बताया। आई थिंक कितना है, फोर रीजंस है। स्टडड मिक्स अप हो गया है, मतलब स्टडड मिक्स अप क्यों हुआ है, बिकॉज गोल्ड का प्राइस इंक्रीज हुआ है। पीपल्स आर जनरली मूविंग टूवर्ड्स लो कॉस्ट, लो कैरेट ज्वेलरीज। सो लो कैरेट ज्वेलरीज का कॉस्ट कम होगा, पर उसमें स्टडड रेशियो ज़्यादा हो सकता है, या फिर सेम ज्वेलरी हो, सेम कैरेट का हो, बट उसका देखा जाए तो स्टडड रेशियो ज़्यादा हो, जिसमें डायमंड वगैरह ज़्यादा हो, तो कॉस्ट थोड़ा कम हो सकता है। कैरेट सेम है और कॉस्ट थोड़ा कम। प्रोक्योरमेंट चेंजेस, कि जैसे भी प्रोक्योरमेंट करते थे कि जितना कैरेट का गोल्ड हो, उसमें थोड़ा चेंजेस आने की वजह से उसमें बेनिफिट्स हो सकता है। एंड हायर फ्रेंचाइज मॉडल से कंट्रीब्यूशन हुआ, बिकॉज ऑफ इतना ऐड कर रहे तो आएगा ही। ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले हुआ। लोअर एडवर्टाइजमेंट एंड लोअर एडवर्टाइजमेंट प्रमोशन डिवाइडेड बाय एम्प्लॉय कॉस्ट ऑफ परसेंटेज ऑफ सेल्स। सो इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है, जो भी उनका फिक्स्ड कॉस्ट है वो कम रहा और सेल्स का परसेंट बढ़ गया। ये क्लियर गाइडेंस है, ये इंपॉर्टेंट है। इफ यू सी स्टोर एक्सपेंशन, इंडिया स्टोर एडिशंस आर गाइडेड टू 80-90 एज पर द ईयर फॉर द कपल ऑफ ईयर्स, एंड मिडिल ईस्ट में 6 से 7। अभी मिडिल ईस्ट में कम है, बिकॉज वहाँ पर वॉर लाइक कंडीशंस है। अभी थोड़ा लेटेस्ट तो बोल दिया है कि इम्प्रूवमेंट हुआ है, सो वी कैन एक्सपेक्ट कि आगे जाके वहाँ पर एडिशन बढ़ा देंगे। तो एक रीजनल ब्रांड लाने का भी सोच रहे। अभी ये रीजनल ब्रांड का कैसा स्ट्रेटेजी होगा कि एक स्टेट में उनको नाम बनाना है, जैसा पीएनजी का था कि ये पहले लेगेसी उनका स्टोर्स है महाराष्ट्र में, बहुत ज़्यादा ब्रांड नेम है, दिस इज व्हाट कॉल्ड रीजनल ब्रांड। इनका कल्याण का भी पहला साउथ इंडिया से जो था वो रीजनल ब्रांड था, नाउ पैन इंडिया। तो उनको थोड़ा एक रीजनल पे भी फोकस करना है। आई थिंक कि महाराष्ट्र देखेंगे, महाराष्ट्र मुझे तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा मार्केट है। और इफ यू सी Q3 का परफॉर्मेंस, रेवेन्यू 42% इंक्रीज, पैट भी 90% इंक्रीज, 9 मंथ का भी वैसा ही है, बहुत अच्छा इंक्रीज है। पैट 79%। और इंडिया का रेवेन्यू इज 9,448 करोड़, और मिडिल ईस्ट का 1,073 करोड़, कैंडायर का 135 करोड़। बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। कैश डिप्लॉयमेंट कैसा है उनका, फ्रॉम फ्री कैश फ्लो 300 करोड़ डिप्लॉयड टू कैंडायर एक्सपेंशन प्लस पायलट शोरूम्स इन यूके एंड यूएस, और 300 डेप रिडक्शन के लिए किया। सो जितना भी कैश फ्लो आएगा उसका 50% डेप रिडक्शन, कैंडायर का एक्सपेंशन, पायलट रन और डिविडेंड इसके लिए करेंगे, और बाकी का वो रिटेन्ड अर्निंग कर लेंगे। यहाँ पर उन्होंने डिमांड के रिलेटेड बताया। Q2 का डिमांड Q3 का बहुत ज़्यादा अच्छा था, बिकॉज ऑफ बहुत ज़्यादा फेस्टिवल्स होते हैं Q3 में। दिवाली, दशहरा, भाई दूज, ये सब अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं। प्रायर टू सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ इज 30%।
बहुत ही अच्छा है। Q4 में भी अच्छा रहेगा बिकॉज़ Q4 में वेडिंग सीज़न्स होते हैं। नाउ मैनेजमेंट सी स्ट्रक्चरल टेलविंड इन स्टडेड ज्वेलरी ड्रिवन बाय कंज्यूमर बिहेवियर। सो अभी स्टडेड ज्वेलर का यंगस्टर के ऊपर बहुत डिमांड है। सो वो है। और हायर यहाँ पर मैंने जैसे पहले बात किया था कि हाई गोल्ड प्राइस हो रहा है, तो उसके वजह से जो स्टडड रेशियो है उसका डिमांड बढ़ सकता है। और अफोर्डेबिलिटी के लिए जो लोअर कैरेट के भी ज्वेलरीज है, कस्टमर कैन प्रीफर टू बाय दैट ज्वेलरीज। तो उसमें कौन सा आ सकता है? 18 कैरेट, 14, 9 कैरेट, उसका भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। एंड करंटली उनका बाइफर्केशन इफ यू सी गोल्ड सेविंग स्कीम से, जो स्कीम बेस होती है कि आप 11 महीने का भरो, हम आगे का 1 महीने का भर देंगे, तो 18-20% वहां से भी आ रहा है। एंड ओल्ड गोल्ड से 30% का आ रहा है, 1-2% ऊपर नीचे। ओल्ड गोल्ड मतलब अभी मेरे घर पे किसका शादी है, तो पहले से मेरे पास ज्वेलरी होगा, मैं ज्वेलरी वो लेके जाऊंगा, ज्वेलर को दूंगा, ये लो एक्सचेंज करके मुझे न्यू ज्वेलरी दे दो, फोकस टू बी ब्राइडल या फिर जो भी हो उसके रिलेटेड। तो उसमें उनको थोड़ा अच्छा मेकिंग चार्जेस मिल जाएगा, इन्वेंट्रीज का टेंशन भी खत्म हो जाएगा, सामने से ही दे रहे तो। और उनको तो मेकिंग चार्जेस ही चाहिए, गोल्ड के ऊपर ज़्यादा कमाते नहीं है। सो FY26 का गाइडेंस, मैनेजमेंट ने 80-90 शोरूम्स बताया अगले इन कपल ऑफ ईयर्स। और देखा जाए तो ये मेंटेन रखेंगे हर साल, पिछले साल भी वैसे ही करते हैं, 400-500 करोड़ का इसमें कैपेक्स भी लगेगा। फोको टोटल franchisee showrooms is 200 plus. South franchisee footprint is around 30, और few converted stores in last 2 quarters. So यहाँ पर कन्वर्जन भी हुआ है। जो कंपनी उनसे फोको, जो भी फ्रेंचाइज होंगे उनको बोलते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट करो इसमें, और ये आपका कंट्रोल में, कंट्रोल तो कंपनी का ही रहेगा, बट ऑपरेट मतलब कंट्रोल फ्रेंचाइजी का रहता है, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, और ऑपरेट कंपनी करते हैं। सो कैंडायर का टोटल स्टोर्स इफ यू सी 110 है। नियर टर्म का गाइडेंस उनका भी अच्छा है, और यहाँ पर से न्यू ओपनिंग, बट डिपेंडिंग ऑन सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ और इन्वेंट्रीज कैसा है, तो उसके बेसिस पे इसमें ओपन करने के लिए 2 से 2.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट चाहिए, और आगे 30-40 इन्वेस्ट ओपन करने का सोच रहे हैं कंपनी। रीजनल ब्रांड का मैंने बोला था कि 5 शोरूम्स ओपन करना है इन लेस देन 1 ईयर, और 5 करोड़ इन्वेस्टमेंट लगेगा पर शोरूम। सो यहाँ पर भी इफ यू सी कि है, यहाँ पर 20 करोड़, 20-25 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लगेगा, ऊपर से इन्वेंट्रीज जो जाएगा इन्वेंट्री में। Now margin structure, higher stud ratio, procurement में changes, rising franchisee revenue, improved FOCO business, operating leverage इसके वजह से increase हुआ है। गोल्ड प्राइस का volatility बहुत ज़्यादा, अगर गोल्ड प्राइस बढ़ रहा है तो what strategies they introduce, because उनको फ्रेंचाइजी भी हैंडल करना है, तो वो क्या करते हैं, इनके तरफ से जो इन्वेंट्रीज जा रहा है फ्रेंचाइजी को, उसका थोड़ा सा कम कर देंगे 20-30%, ताकि ज़्यादा वॉलेटाइल ना हो और कुछ इम्पैक्ट ना हो। वैसे भी उनका हेज तो होता है, तो उनको इन्वेंट्री गेन ऐसा कुछ नहीं होगा, प्योरली हेज होता है, कितना भी बढ़े कितना भी हो, बट रिस्क बहुत बढ़ जाता है अगर ये कीप ऑन इंक्रीजिंग देयर इन्वेंट्रीज, तो ये कम करने का भी सोच सकते हैं। ये थोड़ा एक नेगेटिव पॉइंट है, अगर मतलब ग्रोथ भी करना है तो उनको पार्शियल फेज में रिड्यूस करने का एक ये नहीं बनता है। बट अगेन दे आर प्लेइंग वेरी कंजर्वेटिव, तो ये बात समझो कि वो कंजर्वेटिव प्ले कर रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको कि मिडिल ईस्ट का अभी तो स्ट्रॉन्ग डिमांड है, बट ये वॉर की वजह से थोड़ा वो कॉशियस थे, बट अभी ठीक हो गया तो वहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये यूके का और यूएस का पार्ट 300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट में ही है। और ये थर्ड क्वार्टर में कुछ रिपेमेंट नहीं किया, रिपेमेंट करते Q2 और Q4 में। और रियल एस्टेट जो 200 करोड़ का है वो भी अगले साल बेचेंगे, प्लेज किया था, बिकॉज उनको उनका जो वाज ओनली फॉर बाय बैक ऑफ कल्याण शेयर्स के लिए था। लैब ग्रोन में उनका कुछ अभी भी आइडिया नहीं है, उसमें नहीं करेंगे एंट्री अभी भी। सो ये हायर गोल्ड प्राइस के वजह से व्हाट दे विल डू कि इंस्टॉलमेंट बेसिस जो भी स्कीम्स है उसमें भी इंक्रीज आने का चांसेस है। तो फॉरवर्ड लुकिंग इफ यू सी कि मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस तो अच्छा है Q4 में बिकॉज ऑफ वेडिंग सीजन्स, बट थोड़ा गोल्ड प्राइस में इश्यूज है, रियल इस्टेट पे बेचेंगे FY27 में, थोड़ा एग्जीक्यूशन का भी रिस्क है, पर देखते हैं कि कैसा हो रहा है। ओवरऑल उनका गाइडेंस तो ठीक है, बस ये इन्वेंट्री वाला मुझे समझा नहीं कि वो क्यों 30-40% रिड्यूस कर रहे हैं, तो ये एक है। नाउ इफ यू सी कि अलग अलग प्लेयर्स के कंपैरिजन में इनका कैसा है, टाइटन का और इसका जो मार्केट कैप है उसका डिफरेंस है अराउंड
8-10x का, रेवेन्यूज में बस 1x का ही डिफरेंस है, 100% का, मतलब ये 25 करोड़ का और वो 53 करोड़ का। नाउ टाइटन का ग्रोथ रेट 20-25% से और इनका 30-35% से, इनका ग्रोथ रेट ज़्यादा है इफ यू सी। और इनका वैल्यूएशन उसके कंपैरिजन में तो कम है टाइटन के, बट आगे के जो भी प्लेयर्स है, छोटे प्लेयर्स, उनके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। तो इनका बढ़ बढ़ के कितना बढ़ सकता है 5 साल में? अगर 30-40% से बढ़ रहा है तो मार्केट कैप 1 लाख करोड़ होने का आसपास चांसेस है। यानी जो करंट स्टॉक प्राइस है, इफ यू सी 400, तो ये 600 या फिर उसके अराउंड जाने का, 800 जाने का चांसेस भी है। सो अगेन ये बस एक मेरा व्यू है, ये कोई गाइडेंस नहीं है। आर ओ सी और आर ओ ई रेड्यू बहुत कम है, आई थिंक वो उन्होंने को बढ़ाना चाहिए, उनका जो कैपिटल एम्प्लॉयड यूज है वो बढ़ाना चाहिए, वो इफिशिएंटली वर्क नहीं कर रहे। बिकॉज एक तो उनका रेवेन्यू पर स्टोर है वो थोड़ा कम है कंपेयर टू अदर पीएनजी एंड ऑल, बट आरओई, टाइटन का आरओई ज़्यादा है बिकॉज उनका मार्जिन भी ज़्यादा है, और पीएनजी का तो आरओसी आरओई ज़्यादा है इसलिए पर स्टोर रेवेन्यूज भी ज़्यादा है। तो इनका ऐसा गाइडेंस है। ब्रांचेस भी इसका डबल है, पीएनजी का स्टैंडर्ड रेशियो दोनों का ऑलमोस्ट सेम है, बाकी किसी का इतना ज़्यादा नहीं है। प्राइस टू सेल्स और प्राइस टू बुक में भी थोड़ा बहुत बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। सो ओवरऑल इफ़ यू सी कि टाइटन का जो है बहुत ही एक्सपेंसिव वैल्यूएशन है, बट उनके पास बहुत अच्छा ब्रांड है, तो उनको ग्रोथ में इतना ज़्यादा इश्यूज नहीं आएगा। कल्याण में भी आई डोंट थिंक सो इतना ज़्यादा इश्यूज आएगा, जैसे मैंने उनका आगे का बोला है, इतना ग्रोथ कर रहे हैं 30-35%, तो कुछ नहीं। तो क्या अलग अलग प्लेयर्स पीएनजी या फिर इसका मैच हो सकता है? पीएनजी क्या एक इसमें अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है? सो व्हाट आई थिंक कि पीएनजी को बहुत बड़ा स्कोप है, बट पीएनजी का गाइडेंस जो रहता है हमेशा वो कम रहता है। पीएनजी ने अभी भी बहुत अच्छा ग्रोथ किया है 30-40%, बट मैनेजमेंट हमेशा गाइडेंस देता है कि हम 25% से ही ग्रोथ करेंगे, तो दैट्स वाई दे आर गेटिंग वेरी लेस वैल्यूएशन। कितना भी ग्रोथ कर ले उनको नहीं मिल रहे। पीसी ज्वेलर्स अगेन बहुत ही इशू है वो कंपनी में। हिस्टोरिकली मैनेजमेंट ने डिफॉल्ट किया था डेब्ट का 4000 करोड़ का, और उनको सेबी ने बैन भी किया था बिकॉज ऑफ सम इनसाइडर ट्रेडिंग। थंगामाइल का वैल्यूएशन थोड़ा ज़्यादा है, जबकि वो बस एक रीजनल प्लेयर है, साउथ में ज़्यादा फोकस है, साउथ में ही उसका फोकस है। ब्लू स्टोन का जो भी ज्वेलरीज होता है उसका वैल्यू बहुत कम रहता है, वो स्टडर्ड रेशियो में फोकस करते हैं, स्टडर्ड रेशियो बहुत ज़्यादा है, बट उसका जो भी ज्वेलरीज है उसका वैल्यू कम रहता है, तो उसका रेवेन्यूज ग्रोथ होने का थोड़ा कम चांसेस है, क्योंकि 1700 करोड़ ही रेवेन्यू। एंड सेनको भी अच्छा है, बट सेनको को भी सेम, उनका भी ग्रोथ वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं देते, इसकी वजह से उसका पी भी आई थिंक 11 के आसपास है। तो ये सब में आपको ही देखना है कि आपको कौन सा अच्छा लगता है, पर मुझे टेक्निकली अगर पीएनजी ने उनका ग्रोथ थोड़ा एग्रेसिव दे दिया तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा करने का चांसेस है। आई थिंक कल्याण के लेवल तक पहुंचने का उसका बहुत अच्छा चांसेस है अगर उसने ग्रोथ अच्छा दिया तो। बाकी वैल्यूएशन वाइज मुझे पीएनजी ठीक लग रहा है, और एक सेफ प्ले के जैसा कल्याण भी ठीक है, क्योंकि इतना मार्केट गिरा है पर उसको कुछ इतना इम्पैक्ट नहीं हुआ है, इतना ज़्यादा वो 500 400 450 के लेवल पे ही है। तो इसमें इतना ज़्यादा और बहुत ही स्ट्रांग मैनेजमेंट है, ऐसा मैनेजमेंट में कुछ ऐसा पहले से तो इश्यूज नहीं हुआ है। तो उनको तो बस उनका स्टोर एक्सपेंशन अच्छे से करना है, और उनका ओवरऑल ग्रोथ आता जाता है। इंडस्ट्री इज अराउंड 85 बिलियन यूएसडी डॉलर्स, जो भी ये सारा सेल्स करते हैं गोल्ड का। तो आगे जाके कल्याण और पीएनजी और ये बाकी के प्लेयर अगर ग्रो करे, थंगामेल इतना नहीं कर रहा है, थंगामेल भी ठीक है 4900, तो साउथ का बिजनेस वो ले सकते हैं। ब्लू स्टोन का आई डोंट थिंक सो कि उतना बिजनेस लेंगे। सेनको लेंगे, सेनको कैसा एक ऐसा प्लेयर है जो बिजनेस तो लेगा पर कुछ इतना ये नहीं करेगा, इतना ज़्यादा रिटर्न्स नहीं जमा कर पा रहा है, तो दैट्स वाई उनका वैल्यूएशन थोड़ा कम है। तो सेनको भी थोड़ा ले सकता है मार्केट शेयर, बट कल्याण और पीएनजी, टाइटन या फिर जो इंडस्ट्री ग्रो हो रही है उसके वजह से उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है आगे जाके। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ट्रैक देयर क्वार्टरली बेसिस रिजल्ट कि कैसा हो रहा है। अभी एक एक लास्ट एक मैं उनका इफ यू सी कि Q4 का अपडेट आया था कि यहाँ पर क्वार्टरली में 64% का रिटर्न, ईयरली में 42% का रिटर्न, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ 45% का। अभी ये ठीक है। अभी ना कैसा रहता है, गोल्ड प्राइस भी इतना इंक्रीज हो गया है, जब गोल्ड प्राइस इंक्रीज होता है तो इनका
सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ भी इंक्रीज हो जाता है, और ऊपर से मेकिंग चार्जेस भी इंक्रीज होगा, क्योंकि पहले जो 50,000 पे मेकिंग चार्जेस लग रहे थे, अभी वो 1 लाख पे लगेंगे, तो वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो इंटरनेशनल ऑपरेशंस भी 45% का इंक्रीज आया है। वी विटनेस रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 39% वहाँ पर इंटरनेशनल पे रेवेन्यू ग्रोथ वहाँ पर, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा है। इंटरनेशनल ने कंट्रीब्यूट किया है अराउंड 11%। और डिजिटल ज्वेलरी रिकॉर्ड रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 360, तो ये बहुत ही मैसिव ग्रोथ आया है, 360% का ग्रोथ आया है ये साल में। नाउ ड्यूरिंग recent quarter we launched 28 stores, कल्याण इन इंडिया 14। तो आई थिंक उनका गाइडेंस मोर ओवर मैच हो गया है। एंड सो जितना 70-80 शोरूम्स का बोलते हैं, न्यू फाइनेंशियल ईयर न्यू फुटफॉल अपकमिंग विटनेसेस एनकरेजिंग। अभी ये अक्षय तृतीया आने वाला है, तो ये भी बहुत एक एक मेजर उनका कंट्रीब्यूटिंग डे होता है। जब ये अक्षय तृतीया आता है तभी भी वो सेल्स बहुत बढ़ जाता है, तो वो ये सारे सीजन में ऐसा हो सकता है। तो मोर ओवर देखा जाए तो एक ब्रांड प्ले के हिसाब से, एक सेफ प्ले के हिसाब से भी अच्छा लग रहा है ये वैल्यूएशन पे, क्योंकि 38 का पी यानी 1 रुपया कमाने के लिए वी आर गिविंग 38 रुपीज टू देम। शॉर्ट टर्म में भी अच्छा करेगा और लॉन्ग टर्म में भी अच्छा करने का चांसेस है ये ब्रांड का। ऐसा ही होता है, जो भी जिसका भी ब्रांड का नाम हो जाता है उसको आगे जाके ग्रोथ करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा चांसेस रहता है। सो सो ये था गाइडेंस कल्याण ज्वेलर का। आगे भी ऐसे ऐसे अलग अलग कंपनीज का हम गाइडेंस करते रहेंगे डिस्कस, बिकॉज इनका जो अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ा इंडस्ट्री का नॉलेज भी चाहिए कि इंडस्ट्री कैसे वर्क हो रहा है ना। इनका एक शिफ्ट आ रहा है अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज। मैंने अनऑर्गेनाइज प्लेयर से बात किया है, तो उनके पास क्या रहता है, उनका एक तो टर्नओवर 40 लाख से कम है, तो वो हॉलमार्क रजिस्ट्रेशन नहीं करते, उनके पास कैरेट मीटर नहीं रहता है। तो बस थोड़े ही प्लेयर लोग हैं वो वहाँ पर जाते हैं जिनका कुछ थोड़ा बेनिफिट चाहिए, उस थोड़ा मेकिंग चार्जेस में रिडक्शन चाहिए, इसके लिए जाते हैं। उनका भी बिजनेस बहुत ही इशू में चालू है। बट जो भी बड़े प्लेयर्स है उसको आगे जाके बहुत ज़्यादा ग्रोथ आने का चांसेस है। सो क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन इज 140 करोड़, और 60 करोड़ अभी भी 25 ईयर्स के नीचे है। मतलब 30 करोड़ लोगों का वेडिंग हो जाएगा ये टाइम पीरियड में, बहुत हर साल ऐसा होता रहेगा। सो 80-70-80 बिलियंस, 60-70 वेडिंग से भी आ रहा है, अलग पूरा इंडस्ट्री है, वो भी 8-9% से ग्रो कर रहा है। आगे जाके ग्रोथ आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। सो यही था आज का डिस्कशन ऑन कल्याण ज्वेलर्स। होप यू लाइक इट। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बिकॉज ये करने के लिए बहुत मेहनत करने पड़ते हैं। इट विल आई विल गेट मोटिवेशन अगर आप ये शेयर करें या फिर लाइक या फिर कमेंट करें, बिकॉज अंडरस्टैंड बिल्ड होने के लिए टाइम लगता है। अगर आपको भी ये पूरा समझना है कि ऐसे ही वीडियोस रिलेटेड वीडियोस चाहिए, यू कैन लाइक।